कुछ समय पहले हम लोगों ने एस के पांडे जी की पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किया था बोर्ड पे इसी तरह से, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आई जिसकी वजह से हमारी क्लासेस तो लगातार हुई हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारी क्लासेस अपलोड की गई हैं। वो बोर्ड पे जो क्लास हम लोग ले रहे थे, जो कई श्रृंखलाएं हम लोगों ने शुरू किया था बोर्ड पे क्लास ले रहे थे, वो सारी बंद थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग ये वाली क्लासेस जो बोर्ड पे लिया जाता है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग शुरू करेंगे वो क्लास जो हम लोगों ने शुरू किया था, एस के पांडे जी की पुस्तक का अध्ययन शुरू किया था हम लोगों ने। उसमें क्या था कि हम लोग पूरी तरह से एस के पांडे जी की पुस्तक को पढ़ेंगे, एक तरफ से एक तरफ पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में। एस के पांडे जी की पुस्तक जो है उनमें से निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। एस के पांडे जी की जो पुस्तक है, अगर उसको पूरी तरह से अगर एक तरफ से एक तरफ हम लोग कंप्लीट कर लें, पढ़ लें, तो जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास का जो आधारभूत है, आधारभूत के अलावा जो प्राचीन इतिहास का बेसिक है, उसके अलावा एडवांस लेवल का भी जो जानकारी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी प्राचीन इतिहास के संबंध में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे हम लोगों ने रोका था अपने इस यात्रा को प्राचीन इतिहास के। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हमने रोका था निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे निम्नपुरा पाषाण काल के पुरास्थल। हम लोग पढ़ रहे थे कि निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित जो पुरास्थल हैं वो किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पहले पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से पुरास्थल थे जो कि निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित है, या फिर मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पुरास्थल हैं जहां से हमें निम्नपुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आज दो राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल है, तो मध्य प्रदेश में जो स्थल है, एक स्थल है उसका नाम है टी नरसिंहपुर के बारे में अगर बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पहला स्थल जो है वो नरसिंहपुर के बारे में दिया गया है उनके पुस्तक में। तो नरसिंहपुर के बारे में क्या है, नरसिंहपुर, इसके बारे में क्या है कि यहाँ से जो नरसिंहपुर नामक पुरास्थल है मध्य प्रदेश में, यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं निम्नपुरा पाषाण काल के औजार तो प्राप्त हुए ही हुए हैं, यहाँ से हमें मध्यपुरा पाषाण काल के औजार भी प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि टी नरसिंहपुर से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से निम्नपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल दोनों कालखंड के औजार प्राप्त होते हैं। निम्नपुरा पाषाण काल व मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो इस बात को आप नोटिस करिएगा कि नरसिंहपुर एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से दो कालखंडों के औजार हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, निम्नपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है टी नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात जो करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जो दूसरी बात है यहाँ पे भीमबेटका के बारे में। अगर मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और वो भी पाषाण काल के बारे में, तो भीमबेटका की बात होना लाजमी है। तो भीमबेटका की अगर बात करें, भीमबेटका, भीमबेटका से संबंधित क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। तो भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में
भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। गुफाएं स्थित हैं। देखिए यहाँ से भीमबेटका से क्या प्राप्त होता है? भीमबेटका से आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, भीमबेटका से हमें आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आदि मानव के निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें भीमबेटका से, जो मध्य प्रदेश का एक पूरा स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, यहाँ से हमें एक गुफा मिलता है जिसका नाम है भीमबेटका, और वहाँ से हमें भीमबेटका से मिलता है आदि मानव के निवास करने के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें भीमबेटका के ही बारे में आगे बात करें तो यहाँ से भीमबेटका से 6000 गुफाएं व शैलाश्रय खोजे गए हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। भीमबेटका से 6000 की संख्या में शैलाश्रय खोजे गए हैं। 6000 गुफाएं व शैलाश्रय कुल मिला के। शैलाश्रय से तात्पर्य है, शैल का मतलब होता है पत्थर और आश्रय का मतलब होता है वहाँ पे रहना, निवास करना। तो ऐसा घर रहा होगा, पत्थरों का घर रहा होगा। तो 6000 की संख्या में गुफाएं मिली हैं और पत्थरों के घर मिले हैं जहाँ पे व्यक्तियों के द्वारा निवास किया जाता रहा होगा। इसके बाद आगे भीमबेटका के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भीमबेटका से यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा यहाँ से चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो भीमबेटका से पत्थर के औजार के अलावा यहाँ से चित्रकारी के भी प्रमाण मिले हैं। और चित्रकारी किस जानवरों की चित्रकारी यहाँ पे मिली है? तो यहाँ पे चित्रकारी मिली है बारहसिंघा की चित्रकारी मिली है, रीछ की, बारहसिंघा, रीछ, सूअर, भैंसा, बारहसिंघा, रीछ, सूअर, भैंसा और हिरण आदि के चित्र यहाँ से मिले हैं। तो पत्थर के औजार के अलावा यहाँ से चित्रकारी के भी साक्ष्य मिलते हैं। और वो चित्रकारी किस किस चीज़ के हैं? तो वो हैं बारहसिंघा के, रीछ, सूअर, भैंसा और हिरण आदि जानवरों के क्या यहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं भीमबेटका की गुफाओं से। इसके बाद अगर और भी बात करें भीमबेटका के बारे में तो यहीं पे स्थित है भीमबेटका के आसपास एक जगह मध्य प्रदेश में, वो है आदमगढ़। यहाँ पे आदमगढ़ को देख लेते हैं। आदमगढ़ के बारे में ये है कि यहाँ से जिस प्रकार से नरसिंहपुर से निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से आदमगढ़ से भी निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। निम्न व मध्य पुरा पाषाण काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से 2 स्थल हैं जहाँ से निम्न
व मध्य पूरा पाषाण काल दोनों कालखंडों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश में दो ऐसे स्थल हैं, नरसिंहपुर और आदमगढ़, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि निम्न व मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, इन दोनों क्षेत्रों से दोनों कालखंडों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यदि आपसे ये प्रश्न कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में दो ऐसे स्थल कौन कौन से हैं जहाँ से दो दो संस्कृतियों के प्रमाण हमें मिलते हैं, एक तो निम्न पूरा पाषाण काल के, एक तो मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष हमें मिलते हैं, तो वो दो स्थल हैं आदमगढ़ और नरसिंहपुर। तो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में और जानकारी के लिए क्या है उनके पुस्तक में, और जो जानकारी है वो नर्मदा नदी घाटी के बारे में है। तो इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। नर्मदा नदी घाटी के हथनोरा से, नर्मदा नदी घाटी के हथनोरा से मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। नर्मदा नदी घाटी के हथनोरा से क्या मिला है? नर्मदा नदी घाटी के हथनोरा से हमें मिला है मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, चूँकि हम पढ़ रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल, तो ये खोपड़ी उस व्यक्ति की रही होगी जो कि निम्न पूरा पाषाण काल में इधर उधर घूमता रहा होगा, तो उस व्यक्ति की खोपड़ी रही होगी यहाँ पे। तो नर्मदा नदी घाटी से एक स्थल है वो है हथनोरा, यहाँ से हमें मानव की खोपड़ी प्राप्त होती है। तो बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और जानते हैं नर्मदा नदी घाटी से और क्या क्या अवशेष मिलते हैं, क्या क्या लिखी गई हैं एस.के. पांडे जी की प्राचीन इतिहास की पुस्तक में। जैसा कि हमने देखा उनकी पुस्तक में मध्य प्रदेश में जो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष हैं उसके बारे में इतनी जानकारी के अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हमें पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पुरास्थल हैं जहां से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। क्योंकि काला मार्कर है तो बोर्ड हमारा गंदा हो जा रहा है, तो जब अगली वीडियो बनाएंगे तो बोर्ड साफ़ करके पानी से तब बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा पानी लाने में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर, मतलब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश की ओर ही बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में अगर निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो यही नहीं, किसी भी पुस्तक में मिर्ज़ापुर की बेलन नदी घाटी नहीं छूटने वाली है। तो मिर्ज़ापुर की बेलन नदी घाटी, इसी के इर्द गिर्द हम लोग घूमेंगे। मिर्ज़ापुर के बेलन नदी घाटी के आसपास हम लोग घूमेंगे और यहीं से हमें मिलेगा निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित ढेरों उपकरण यहाँ से हमें मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग, घूमते हैं यहाँ पे मिर्ज़ापुर बेलन नदी घाटी के आसपास। ये
एक बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, इनकी पुस्तक में लिखी गई है एस के पांडे जी की, कि मिर्ज़ापुर की जो बेलन नदी घाटी है, यहाँ से क्या हुआ देखिए। निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या होता है निम्न पूरा। देखिए जैसे पूरा पाषाण हमने पहले देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल में भी तीन चीज़ हम लोग देखेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नौ पाषाण काल, ये तीन कालखंड हम लोग देखते हैं पाषाण काल के अंतर्गत। लेकिन जब इसको भी हम लोग खंडित करते हैं, विखंडित करते हैं, तो यहाँ से मिलता है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्या मिलता है देखिए, हम लोग पहले हम लोग देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में भी हमें मिलेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल को पुनः तीन भागों में हम लोग बांटते हैं, तो मिलता है हमें निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ की क्या बात है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर की बेलन नदी घाटी में क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी कालखंडों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक के अवशेष हमें यहाँ से बेलन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। तो मिर्ज़ापुर की बेलन नदी घाटी से क्या होता है, निम्न पूरा पाषाण काल से लेके निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक नहीं, सॉरी यहाँ तक नहीं यार, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से इन तीनों के काल के अवशेष मिलेंगे, इसका भी अवशेष मिलेगा, इसका भी अवशेष मिलेगा, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक के अवशेष मिलेंगे। कहाँ तक के, नव पूरा पाषाण काल के अवशेष, नव पूरा पाषाण काल होता ही नहीं है, नव पाषाण काल के अवशेष मिलेंगे, नव पाषाण काल तक के अवशेष मिलेंगे। पूरा पाषाण काल का मिलेगा, पूरा पाषाण काल में भी इन तीनों का मिलेगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलेंगे। मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलेंगे, नव पाषाण काल के अवशेष मिलेगा। कहाँ से, मिर्ज़ापुर की बेलन नदी घाटी से। तो मिर्ज़ापुर की बेलन नदी घाटी से निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक दिख रहा है वहाँ तक, हाँ, नव पाषाण काल तक के अवशेष मिले हैं। क्या किए गए हैं, मिले हैं। तो मिर्ज़ापुर की बेलन नदी घाटी एक ऐसा पूरा स्थल है उत्तर प्रदेश में जहाँ से निम्न पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में और आगे बढ़ते हैं, बेलन नदी घाटी का छानबीन करते हुए। तो हमें मिलता है एस के पांडे जी की पुस्तक में बताया गया है कि जो बेलन है, बेलन नदी है, ये टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी की सहायक नदी है जो कि मिर्ज़ापुर के पठारी भागों में बहती है। ये चीज़ बताया गया है बेलन नदी घाटी के बेलन नदी के बारे में। तो बेलन नदी क्या है, मिर्ज़ापुर में ही बहने वाली टोंस नदी की सहायक नदी है। और जो बेलन नदी है वो बेलन नदी पठारी भागों में बहती है, मिर्ज़ापुर के पठारी भागों में बहती है। और जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। जी.आर. शर्मा जी के देख रेख में मिर्ज़ापुर बेलन नदी, इसको आप नोट करिएगा ऐसे बना के कि जो मिर्ज़ापुर का बेलन नदी घाटी है,
मिर्ज़ापुर का बेलन नदी घाटी। मिर्ज़ापुर का जो बेलन नदी घाटी है, इस नदी घाटी का जो उत्खनन कार्य कराया गया है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित एक व्यक्ति हैं थे G.R. शर्मा, उनके देखरेख में ये उत्खनन कराया गया है। तो मिर्ज़ापुर का बेलन नदी घाटी क्षेत्र का अन्वेषण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के G.R. शर्मा के निर्देशन में किया गया है। यदि आपके पास ये पुस्तक है जिसका अध्ययन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एस.के. पांडे जी की प्राचीन इतिहास की पुस्तक है, और आप उसको खोल के बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। एक तो आप उस पुस्तक में देख लेंगे और दूसरी यहाँ पे देख लेंगे, तो आपके मन मस्तिष्क में ये एस.के. पांडे जी की जो पुस्तक है उनमें लिखी गई सारी बातें बैठ जाएंगी। एस.के. पांडे जी की जो प्राचीन इतिहास की पुस्तक है उसको पढ़ने के बाद जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास पे एक गहरा पकड़ बन जाता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, तो क्योंकि हर एक पुस्तक जो है कुछ न कुछ चीज़ें छोड़ जाती हैं। तो जो एस.के. पांडे जी की पुस्तक है, एस.के. पांडे जी की पुस्तक में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी जो कि महेश कुमार बंडबाल की पुस्तक में नहीं होगा, या फिर जो प्राचीन इतिहास की पुस्तक है क्या है, डॉक्टर कमल भारद्वाज की जो पुस्तक है उसमें पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इसमें लिखी होंगी जो उसमें नहीं होंगी। नोट्स ही पकड़ लीजिए, दृष्टि आईएएस की नोट्स जो है प्राचीन इतिहास का जो होगा, या फिर विज़न आईएएस का, या फिर ध्येय आईएएस का, कोई भी आईएएस की कोचिंग का नोट्स पकड़ लीजिए, तो प्राचीन इतिहास की उस नोट्स को लाएंगे, आप देखेंगे तो एस.के. पांडे जी की पुस्तक में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो उसमें नहीं होंगी। इसी तरह से उन पुस्तकों में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एस.के. पांडे जी की पुस्तक में नहीं होंगी। कुछ चीज़ें इस तरह से हर एक पुस्तक में कुछ न कुछ चीज़ बच जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल पे हम लोग प्रत्येक विषय के प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन यहाँ पे होगा, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो पुस्तक महत्वपूर्ण होता है। जैसे एस.के. पांडे जी की प्राचीन इतिहास की पुस्तक यहाँ पे हम लोग करने के बाद बिपिन चंद्रा का करेंगे। जैसे आधुनिक इतिहास हम लोग शुरू कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम को लेंगे, यहाँ पे आधुनिक इतिहास महेश कुमार बंडबाल की पुस्तक को लेंगे। यहाँ तक कि कोचिंग के जो नोट्स हैं, जो दृष्टि आईएएस का नोट्स है उसको भी कवर करेंगे, जो संस्कृति आईएएस का नोट्स है उसको भी कवर करेंगे। तो एक प्लेलिस्ट बनेगा, जैसे ये प्लेलिस्ट बना हुआ है कि एस.के. पांडे जी की पुस्तक का जो अध्ययन है यहाँ पे होगा, इस प्लेलिस्ट में दृष्टि आईएएस का अलग से बनेगा, एक विषय का एक पुस्तक का अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा, और सभी पुस्तकों का सभी विषय का अध्ययन यहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी नहीं पड़ा हुआ है, धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा सारा का सारा वीडियो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, ये सारी जानकारी आपके साथ साझा होती रहेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बेलन नदी घाटी की ही बात करें तो यहाँ से क्या हुआ है, बेलन नदी घाटी के ही बारे में बात करें तो यहाँ से देखिए, बेलन नदी घाटी के पास एक हम ऐसे बना दे रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं तो इसका बराबर बेलन नदी घाटी, मतलब ये बराबर बेलन नदी घाटी। अब यहाँ पे हम ये लिख दे रहे हैं, इसका मतलब बेलन नदी घाटी, ठीक। तो बेलन नदी घाटी में एक स्थल है जिसका नाम है लोहंदा नाला। लोहंदा नाला से क्या हुआ है, एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो भी निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित।
क्योंकि निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में दिया गया है वहाँ पे एस के पांडे जी की पुस्तक में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस काल से संबंधित निम्न वो अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इसका मतलब हो जाता है वहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित बेलन नदी घाटी के लोहंदा नाला से, बेलन नदी घाटी हो गया इसका मतलब के लोहंदा नाला से निम्न पूरा पाषाण काल, ये बीच में आ गया है पता नहीं का, लोहंदा नाला से निम्न पूरा पाषाण काल का से संबंधित अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति गलत हो गया लेकिन मिटाएंगे नहीं, गंदा हो जाएगा, ठीक है। मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति समझ में आ रहा है, आप सही से लिख लीजिएगा। मूर्ति यहाँ से एक अस्थि निर्मित हड्डियों की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है लोहंदा नाला से, जो कि कहाँ है, यहाँ पे। ये कौन सा स्थल है, ये बेलन नदी घाटी है। तो बेलन नदी घाटी में स्थित लोहंदा नाला से अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो कि संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से। ये मूर्ति कहाँ है इसमें, तो यह मूर्ति कौशाम्बी संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। तो ये मूर्ति क्या है, जो कौशाम्बी का म्यूज़ियम है, कौशाम्बी के म्यूज़ियम में संभाल के रखा गया है। तो इतनी जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में एस के पांडे जी की पुस्तक में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि और क्या है उनकी पुस्तक में। बेलन नदी घाटी से यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है, हाँ, यहाँ से मतलब बेलन नदी घाटी से बेलन नदी घाटी से निम्न पूरा पाषाण काल के 44 स्थल मिले हैं। ये 44 स्थल मिले हैं निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधी। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो लाइट है, लाइट की चमक आ रही है, तो अगले वीडियो से क्या करेंगे, इसमें सुधार कर लिया जाएगा। तो निम्न पूरा पाषाण काल से यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। क्योंकि लाइट वहाँ पे सेट हो गई है, तो यहाँ हम लोग लिखने से बचेंगे, हम लोग काम चला लेंगे ऊपर से ही, यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो यहाँ का कोई मैटर ही नहीं होगा। तो निम्न पूरा पाषाण काल के 44 स्थल मिले हैं यहाँ से। इसमें क्या मिला है, हैंडेक्स मिला है। इन स्थलों से हैंडेक्स चापर चापिंग स्क्रैपर व क्लीवर आदि औजार मिले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि लाइट का प्रकाश यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल के 44 स्थल मिले हैं। कहाँ से,
बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण काल की 44 स्थल मिले हैं। उसके बाद इन स्थलों से जो औजार मिले हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इन स्थलों से हैंडेक्स, चापर चापिंग, स्क्रैपर, कौन कौन सा? हैंडेक्स, चापर चापिंग, स्क्रैपर और क्लेवर आदि औजार मिले हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, चमक रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा, कल से ऐसी भूल नहीं होगी कि यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा या फिर लाइट ही मैनेज कर लिया जाएगा या फिर बोर्ड ही मैनेज कर लिया जाएगा। ऐसी असुविधा का सामना आप लोगों को नहीं करने दिया जाएगा। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी हो गई निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। अब आगे देखेंगे कि क्या है उनकी पुस्तक में, एस.के. पांडे जी की पुस्तक में। आप याद रखिएगा कि इनकी पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। एस.के. पांडे जी की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है एस.के. पांडे जी की, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी कुछ ही समय बाद जैसे ही ये सब्जेक्ट, देखिए जैसे व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है इसलिए धीरे धीरे क्लासेस ली जा रही हैं। अब बाकी सारी चीज़ें अगर फिट हो जा रही हैं तो फिट होते ही ढेर सारे क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। एस.के. पांडे जी की जो पुस्तक है प्राचीन इतिहास की, उसके साथ साथ आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास की भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी यहाँ पे एस.के. पांडे जी की। उसके बाद जो भी और पुस्तकें होंगी जो कि पढ़े जाते होंगे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में, इम्तिहानों में जो पुस्तकें पढ़ी जाती होंगी इतिहास से संबंधित, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ये सारे विषय के जो क्लासेस हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और पुस्तकों से रिलेटेड देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो इतिहास जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि जैसे इस समय हम लोग एस.के. पांडे जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एस.के. इतिहास पढ़ेंगे तो एस.के. पांडे जी की पुस्तक पढ़ लेंगे, दृष्टि आई.ए.एस. का नोट्स पढ़ लेंगे, संस्कृति आई.ए.एस. का नोट्स पढ़ लेंगे, ध्येय आई.ए.एस. का नोट्स पढ़ लेंगे, चाणक्य आई.ए.एस. का नोट्स पढ़ लेंगे। उसके अलावा मार्केट में जो है महेश कुमार बंडवाल की पुस्तक का अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद जो और सारी पुस्तकें जो होंगी, जो पढ़ी जाती होंगी कहाँ पे, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पढ़ी जाती होंगी, वो सारी पुस्तकें एक एक करके सब कवर कर ली जाएगी। उसके बाद एक क्लास किसी पुस्तक पे आधारित नहीं होगा, जैसे प्राचीन इतिहास का ये एस.के. पांडे पे आधारित है, कोई किसी पे आधारित होगा, तो सारी की सारी पुस्तकें यहाँ पे पढ़ा दी जाएंगी, आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्लास। उसके बाद अगर फिर एक श्रृंखला ऐसी होगी जिसमें कि सिर्फ वो इस नाम से होगा कि प्राचीन इतिहास है, भैया बस प्राचीन इतिहास है, किसी पुस्तक पे आधारित नहीं है, उसमें सब चीज़ पढ़ाया जाएगा जो प्राचीन इतिहास में पढ़ाया जाता है। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आई.ए.एस. पे, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन सभी महत्वपूर्ण वीडियो का जो सूचना है आप तक पहुंचता रहे और आप इन वीडियो का आनंद लेते रहें और जानकारी हासिल करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, देखते हैं कि उनके पुस्तक में आगे क्या है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।